स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसेंट के एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। कि हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी एनसीईआरटी की साइंस की किताबें हैं दोस्तों, उन सभी किताबों को हमने क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश की है। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे चैप्टर को क्लियर किया गया है। ठीक है, पार्ट 9 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सीरीज का ये पार्ट 10 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 9 वीडियो तक नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे वीडियो एक सीरियल से चल रहे हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सभी वीडियो सीरियल से चल रहे हैं। पहले आप उसे देख लीजिएगा। ये सीरीज़ का पार्ट 10 वीडियो है। ठीक है, हमने क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके चैप्टर भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है। बाकी एनसीईआरटी का महत्व आपको पता है दोस्तों। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी किताबें पढ़ ली हैं तो मार्केट की चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी किताब हो, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपको कोई भी किताब साइंस की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आज के पार्ट 10 वीडियो में। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती हैं, अतः वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है, कश्मीर और कच्छ का रण जो है भारत के अति भूकंप अंश आशंकित क्षेत्र हैं। ठीक है, इन दोनों कथन में से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। केवल एक या केवल दो, या सी एक और दो दोनों, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। भूकंप जो है प्लेटों की गतियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की जो सीमा यानी कि बाउंड्रीज होती हैं, प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती है, वीक जोन होता है, अतः वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पे प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होता है वहाँ पे भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, भारत के भू क्षेत्रों को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें हो गया कश्मीर हो गया, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय हो गया, समस्त उत्तर पूर्व तथा कच्छ का रण हो गया, राजस्थान हो गया, सिंध गंगा के मैदान अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक और दोनों कथन आपके सही हैं। कथन एक और कथन दो दोनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है, यह पैमाना रैखिक लीनियर होता है। ठीक है, तीसरा है, इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ होता है लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। ये सभी भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में कथन है। इनमें से सही कथन आपको बताना है कौन सा है। केवल एक सही है, या 1 और 3, या फिर 2 और 3, या फिर सभी। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने में व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए कथन 1 आपका सही हो गया। कथन 2 गलत है, क्योंकि रिएक्टर पैमाने रैखिक नहीं है, यह लघुगणकीय यानी कि लॉगरिथमिक है। रिएक्टर जो पैमाने होते हैं वो रैखिक नहीं होते हैं, यह लघुगणकीय होते हैं, लॉगरिथमिक होते हैं। लघुगणकीय होने के कारण रिएक्टर पैमाने पर अंकित 1 से 10 तक की संख्याओं में से प्रत्येक अंक जो होता है वह भूकंप मापी यंत्र पर 10 गुने आयाम यानी कि 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसलिए परिमाण में 2 अंक की वृद्धि का अर्थ होता है लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। इसलिए कथन 3 आपके सही है। 1 सही है, 3 सही है, 2 गलत है आपका, क्योंकि रिएक्टर पैमाने रैखिक नहीं होते हैं, या लॉगरिथमिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, दूसरा है वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का विक्षेपण। उपर्युक्त में से कौन सी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है? ठीक है, उपर्युक्त में से जो भी कथन दिए गए हैं इनमें से बताना है आपको कौन सी या कौन सी किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश का उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का विक्षेपण। बताना है आपको केवल 1 और 2। बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 सभी। ठीक है, वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों पर आए। ठीक है, अगर ये वस्तु है, ये आप है, अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि जो ये प्रकाश है यहाँ से होके फिर आपके पास आए। ठीक है, यह प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित तथा परावर्तित होकर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से उत्सर्जित होता है, या तो इसका खुद का प्रकाश होगा यहाँ हमारे पास आएगा, या फिर दूसरा प्रकाश इस पे आएगा फिर हमारे पास आएगा। ठीक है, जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं, तथा जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं वह प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या हो गया? दीप्त हो गया, पृथ्वी हमारी प्रदीप्त हो गई। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष क्या है? विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखने के लिए क्या उत्तरदायी है? या तो प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित हो या फिर परावर्तित होकर हमारे पास आए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2। किसी वस्तु को देख पाने के लिए घटना आवश्यक है कि वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन हो या फिर वस्तु का द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण के लिए वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में पहला है, इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ऊपर इसमें से बताना है आपको कौन से कथन आपके सही हैं प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में। केवल 1, केवल 2 या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई। इसमें आपके दोनों कथन सही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन कह रहा है, इस घटना में आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये पृष्ठ है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से परावर्तित हो गया, तो ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जो आपतन कोण होता है इसमें जो बीच में होता है वो अभिलंब होता है। ठीक है, बीच में जो लाइन होती है वो समकोण के मुताबिक वो अभिलंब होती है। तो कहने का मतलब ये है, इस घटना में आपतन कोण यानी कि ये कोण, ठीक है, ये आपतन कोण हो गया आपका, और ये क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। ये कह रहा कथन में इस घटना में आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, परावर्तन कोण जो है आपतन कोण के बराबर होगा। ये कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है यह तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब यह तीनों एक ही तल में, यह जो है आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये आपतन बिंदु हो गया आपका, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन आपका सही हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग
नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? पहला है लेंस, दूसरा है कार्निया, तीसरा है रेटिना, चौथा है परितारिका आइरिस। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, परितारिका यानी कि आइरिस। आइरिस दोस्तों जो होता है वो मानव नेत्र का वह भाग होता है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। परितारिका जो होता है यानी कि आइरिस जो होता है मानव नेत्र का वह भाग होता है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, यह कठोर होता है जो नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। जो सफ़ेद भाग होता है वह सिर्फ नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके पारदर्शी भागों को हम कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसके पारदर्शी भाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे दोस्तों एक गहरे रंग की संरचना होती है। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं यानी कि आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस ही यानी परितारिका ही नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, प्यूपिल। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा उत्तल होता है। जो केंद्र पर मोटा होता है यानी कि उत्तल होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। लेंस प्रकाश को आँखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। लेंस जो है प्रकाश को आँखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, जिस परत पर लेंस जो है प्रकाश को आँखों के पीछे फोकस करता है उसे हम उस परत को हम रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल, रेटिना यानी दृष्टिपटल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? विशिष्ट रंग जो प्रदान करता है उसे हम परितारिका कहते हैं। ठीक है, आइरिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? उत्तरदायी होता है परितारिका आइरिस। अगला प्रश्न है, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। रेटिना जो है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। दूसरा कह रहा है अंधबिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा दृक तंत्रिकाओं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स की संधि पर उपस्थित होता है। तीसरा कह रहा है इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ठीक है, इसमें से बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर एक, दो, तीन सभी। ठीक है, रेटिना के संदर्भ में आपको बताना है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, रेटिना जो होती है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह तंत्रिका दो प्रकार की होती हैं, शंकु भी होती हैं और शलाकाएं भी होती हैं। यानी कि शंकु मतलब जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा रंगों को सूचनाएं भी भेजते हैं, उसे शंकु कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका दो प्रकार की होती हैं, शंकु और शलाकाएं। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, दूसरी शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, दृक यानी कि ऑप्टिक नर्व तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। ऑप्टिक नर्व पर तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। आगे क्या कह रहा है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब का जो प्रभाव होता है वह वस्तु से हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, लगभग 1/6 सेकेंड तक बना रहता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया दोस्तों तो बहुत कम ही बच्चे कर पाएंगे इसको। ठीक है, एग्जाम में 2 बार आ भी चुका है।
रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर 1/6 सेकंड तक ये बना रहता है, तुरंत समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती हुई अनुभव करती है। ठीक है, अगर हमारे नेत्र पर कोई वस्तु 16 सेकंड या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु क्या होती है, चलचित्र की भांति चलती फिरती दिखाई पड़ती है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट आपका कथन सही है। रेटिना के संदर्भ में यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। अंधबिंदु रेटिना तथा दृक यानी कि ऑप्टिक नर्व की ग्रंथि पर उपस्थित होते हैं। तीसरा, इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो है वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता, यानी कि 1/6 सेकंड तक वह रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी अस्पष्टता देख सकता है। दूसरा है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को अस्पष्टता देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला कथन कह रहा है, मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। मोतियाबिंद जो है नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें बताना आपका कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा नहीं सही है। केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3 या फिर केवल 3 या फिर 1, 2 और 3 सभी सही है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है दोस्तों जो दूर रखी वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तु को भी स्पष्टता देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये तो एग्जाम में कई बार आ चुका है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। मोतियाबिंद दोस्तों वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। ठीक है, इसकी चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद होने पे तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। ठीक है, मानव नेत्र के संदर्भ में पहला कथन भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेल सिस्टम यानी कि ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, या फिर दूर तथा निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, या फिर चक्षुष विकृति युक्त यानी कि विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों से संबंधित है, या फिर इनमें से किसी में से नहीं। ब्रेल सिस्टम, चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ब्रेल सिस्टम जो होता है वह चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति को लुई ब्रेल, जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, ने विकसित किया था। ब्रेल सिस्टम को चक्षुष विकृत युक्त व्यक्ति थे लुई ब्रेल, इसी के नाम पर इसका नाम ब्रेल सिस्टम पड़ा है। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित डॉट पैटर्न अथवा छाप है। ठीक है, ब्रेल पद्धति जो है वह 63 बिंदुक्त डॉट पैटर्न अथवा छाप है ब्रेल सिस्टम। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चक्षुष विकृति युक्त विजुअली चैलेंज्ड। ठीक है, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत से देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए एक अनुबंध किया गया है। यह अनुबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत से देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए
एक अनुबंध किया गया है, या अनुबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल से, या क्योटो प्रोटोकॉल से, या फिर नगोया प्रोटोकॉल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत बहुत से देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यह ओजोन से संबंधित है, तथा नगोया प्रोटोकॉल जो है वो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, जैव विविधता से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए किया गया था, तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन, तथा नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गैसों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, या जलवाष्प है। ठीक है, इनमें से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं? इनमें से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा जलवाष्प सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा जलवाष्प सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। यह गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे क्या होता है? वायुमंडल गर्म रहता है। जिससे वायुमंडल गर्म रहता है। इन गैसों के इसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता, परंतु आवश्यकता से अधिक हो जाने से ही यही प्रक्रम क्या होता है? चुनौती बन गया है। ठीक है, हमें इसकी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, नाइट्रस ऑक्साइड की आवश्यकता है, मीथेन की है, जलवाष्प की है। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और यहाँ पे वायुमंडल क्या होता है? गर्म रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो वायुमंडल भी गर्म हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता इसके बिना। लेकिन अगर इसकी आवश्यकता यह अधिक हो जाएगा तो ये हमारे लिए नुकसान भी है। ठीक है, जब तापमान अधिक होगा तो हमारे लिए नुकसान तो होगा ही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, पेयजल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। दूसरा है, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत 1985 में की गई थी। ठीक है, इनमें से बताना होगा कौन सा कथन आपका सही है। केवल एक, या दो, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पेयजल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण ही है। इस विधि के अनुसार जल में क्लोरीन की कुछ गोलियां डाल दी जाती हैं अथवा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है जल को साफ करने के लिए। ठीक है, बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण दोस्तों गंगा नदी में कई स्थानों पर जलीय जीव नहीं रह पाते हैं। वहाँ पर यह नदी क्या होती है? निर्जीव मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। इसीलिए 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई थी, गंगा परियोजना। ठीक है, हालांकि अब नमामि गंगे परियोजना भी चलाई गई है, जिसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है, फसलों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीड़कनाशी पेस्टिसाइड्स तथा अपृणनाशी वीडिसाइड्स जैसे रसायन भूमि जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कि भूमि के जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है, विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से निकला गर्म जल भी एक प्रदूषक ही है। ठीक है, इस कथन में से बताना कौन से कथन आपके सही हैं। केवल एक, या फिर दो, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल प्रदूषण के संदर्भ में दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
फसलों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो पीड़कनाशी तथा अपतीर्णनाशी जो होते हैं वह जल में घुलकर क्या करते हैं, जलाशय में पहुंच जाते हैं। यह भूमि में रिस कर भी भौम जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। फसलों में प्रयुक्त जो उर्वरक होते हैं उसमें उपस्थित नाइट्रेट और फास्फेट जैसे रसायन जो होते हैं उनकी रसायन की मात्रा जो होती है वो जलाशयों में अधिक होने से इसमें पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण जलाशय में बहुत से शैवाल क्या होते हैं, उग जाते हैं। जब शैवाल मरते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। यह घटक अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। ठीक है। जल की यह अवस्था हाइपॉक्सिया कहे तथा यह पूरी प्रक्रिया सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहलाती है। ठीक है। जब शैवाल मरते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। यह घटक क्या करते हैं, अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ जाती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। जल की यह अवस्था क्या कहलाती है, हाइपॉक्सिया तथा यह पूरी प्रक्रिया सुपोषण कहलाती है, यूट्रोफिकेशन कहलाती है। साथ ही विद्युत संयंत्रों तथा उद्योग से आने वाले गर्म जल भी एक प्रदूषक होते हैं। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि करते हैं जिससे इसमें रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। कारखाने से निकलने वाले अशुद्ध जल से मिट्टी भी प्रभावित होती है जिसके कारण इसकी अम्लीयता तथा कृमियों में वृद्धि भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों आपके कथन सही हैं। ठीक है। फसलों की सुरक्षा के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड तथा अपतीर्णनाशी, वेजिसाइड जैसे क्या होता है रसायन भौम जल को प्रदूषित करते हैं, भूमि के जल को यह प्रदूषित करते हैं। दूसरा भी कथन आपका सही है।